नमस्कार, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास में अष्टफलकीय संकुलों में सीएफएसी कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चतुष्फलकीय संकुलों में जब चार लिगेंड धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो ये लिगेंड न तो ई कक्षकों और न ही T2 कक्षकों के एकदम सीधे में आते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय वहां पर लिगेंड ईजी कक्षकों के बिल्कुल सामने आ रहे थे। जो ईजी कक्षक थे dx² - y² और dz², जिनके लोब्स थे वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर थे और लिगेंड भी बिल्कुल एक्सिस के ऊपर आते हैं, तो वहां पर रिपल्सन बहुत अधिक हो रहा था, बिल्कुल सीध में थे। लेकिन यहाँ ऐसा चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं होता है। यहाँ न तो यहाँ लिगेंड है वो ई कक्षकों के और न ही यहाँ T2 कक्षकों के बिल्कुल सीध में आते हैं। यहाँ पर ई कक्षक केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य ये तीन यहाँ पे, एक तो ई का मतलब यहाँ ई कक्षक है, एम यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन, जबकि एल यहाँ पे लिगेंड। इन तीनों के मध्य का बॉन्ड एंगल है, उसका मान यहाँ पर 54 डिग्री 44 मिनट्स का होता है। जबकि T2 कक्षक केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य का कोण है, या T2 है वही सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड, इन तीनों के मध्य का कोण जो है वो 35 डिग्री 16 मिनट होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है ई कक्षकों का लिगेंड के साथ बॉन्ड एंगल अधिक है, जबकि T2 कक्षकों का लिगेंड के साथ में बॉन्ड एंगल है वो कम होता है। अर्थात ई कक्षक लिगेंड की दूरी T2 कक्षक लिगेंड की दूरी से ज्यादा होती है। जहां बॉन्ड एंगल अधिक है वहां पर कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं और लिगेंड के बीच दूरी अधिक होगी, और दूरी अधिक होगी तो वहां पर रिपल्सन जो है वो कम होगा। जबकि जहां पर कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच का बॉन्ड एंगल कम है, वहां पर दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो वहां पर रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण अधिक होगा। तो यह T2 कक्षकों के और लिगेंड के बीच का बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से प्रतिकर्षण अधिक होता है, जबकि ई कक्षकों और लिगेंड के बीच का बॉन्ड एंगल अधिक होने के कारण प्रतिकर्षण कम होता है। अब यही दर्शाया गया है, अर्थात ई कक्षक लिगेंड की दूरी T2 कक्षक लिगेंड की दूरी से ज्यादा है। इस प्रकार जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ पर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आएंगे तो डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ में प्रतिकर्षण तो होगा, और जिसके कारण उनकी ऊर्जा के मान में वृद्धि तो होगी। लेकिन यहाँ पर T2 कक्षक लिगेंड के अधिक नजदीक होते हैं, बॉन्ड एंगल कम होता है, और जिसके कारण इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, यानी इनकी ऊर्जा में वृद्धि है वो अधिक होती है। जबकि ई कक्षक लिगेंड के दूर होने के कारण ई कक्षक लिगेंड से क्या होंगे, दूर होंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल अधिक है, और जिसके कारण इनकी ऊर्जा के मान में वृद्धि कम होती। अब
असमान ऊर्जा में वृद्धि के कारण इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और यहाँ पर ये दो भागों में यहाँ विभाजित हो जाते हैं। एक तो T2 कक्षक, दूसरे E कक्षक, जिनका प्रतिकर्षण अधिक होता है, अर्थात T2 कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है और जिनके बीच प्रतिकर्षण कम होता है, अर्थात जिनकी ऊर्जा कम बढ़ती है, यानी E कक्षक लोअर एनर्जी लेवल पे रहते हैं और इनके बीच ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है। आगे जबकि ई कक्षक लिगेंड से दूर होने के कारण इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, अतः T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक तथा ई कक्षकों की ऊर्जा कम होने से इन कक्षकों का विभाजन अष्टफलकीय संकुलों से एकदम विपरीत होता है। अष्टफलकीय संकुलों में जो अपन विभाजन पढ़ा था, तो वहां पर ई कक्षकों के साथ लिगेंड के प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण ई कक्षकों की ऊर्जा अधिक वृद्धि हो रही थी। हायर एनर्जी लेवल पे ईजी कक्षक जा रहे थे, जबकि T2G कक्षक थे वो लोअर एनर्जी लेवल पर थे। यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों की तुलना में, तो यहाँ पर T2 कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, जबकि ई कक्षकों की ऊर्जा में कमी के कारण यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल पे रहेंगे। T2 कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से प्लस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल, वहां डेल्टा ऑक्टाहेड्रल था, यहाँ डेल्टा टेट्राहेड्रल अधिक, जबकि ई कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से माइनस 0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल कम हो जाती। T2 व ई कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है, जिसे डेल्टा T या 10dq के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आगे ये डायग्राम द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे जैसे पहले तो ये डायग्राम दे रखा है कैसे चतुष्फलकीय संकुल बनता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने का यहाँ पे डायग्राम के बीच में जो ये है, ये तो है सेंट्रल मेटल आयन, और जिसके साथ में ये एक लिगेंड ये कोने पे यहाँ जुड़ा हुआ, दूसरा लिगेंड इस कोने पे और तीसरा इसमें और चौथा यहाँ पे लिगेंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये चारों लिगेंड है कोई भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस तो यहाँ इधर दे रखा है, वाई एक्सिस तो इधर दे रखा है यहाँ से, और जेड एक्सिस इधर है। तो चारों लिगेंड है वो एक्सिस के ऊपर नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये एक संरचना बनती है, चतुष्फलकीय संरचना। आगे यहाँ पे इनकी स्प्लिटिंग दर्शाई गई है इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये तो इधर एनर्जी का बढ़ता हुआ ग्राफ। यहाँ पे एक आइसोलेट मेटल आयन है, विलगित धातु आयन है, उसमें उपस्थित डी कक्षकों की ऊर्जा यानी समभ्रंश कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक दर्शाए गए हैं यहाँ पे ये। और यदि ये स्फेरिकल फील्ड में है, जो एक काल्पनिक अवस्था है जिसमें, और उसमें यहाँ पे इनकी औसत ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाया गया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे इनकी एवरेज एनर्जी लेवल, औसत ऊर्जा स्तर, और इस औसत ऊर्जा स्तर से ई कक्षकों की ऊर्जा में जो कमी कितनी आ रही है उसको यहाँ पे माइनस 0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल या इसको माइनस 6 DQ के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि T2 कक्षकों की ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को प्लस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल या 4 DQ के द्वारा दर्शाया जाता है। और इनके दोनों T2 और E कक्षकों के बीच का एनर्जी गैप है उसे डेल्टा टेट्राहेड्रल या 10 DQ के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। तो ये यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड में डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। आगे डी कक्षकों के विपाटन के बाद
धातु आयन के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के ई कक्षकों में जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, निम्न ऊर्जा लेवल में जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जबकि उच्च ऊर्जा के T2 कक्षकों में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। यदि निम्न ऊर्जा के ई कक्षकों में अधिक इलेक्ट्रॉन जाए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ई कक्षकों में, यहाँ पे निम्न ऊर्जा लेवल पे जो ई कक्षक है उनमें जाने अधिक जाएं, तो तंत्र की ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी तथा ऊर्जा निकलेगी। और ऊर्जा जहां निकलेगी तो संकुल है उसके स्थायित्व में वृद्धि होगी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इससे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। जितनी ऊर्जा यहाँ उत्सर्जित होती है उसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। CFSE टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कैलकुलेशन करने का यह फॉर्मूला दिखाया गया है। आपके सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE कैलकुलेशन जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, लेकिन आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सों की CFSE कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यह फॉर्मूला। इसके अंदर CFSE कैलकुलेशन करने का -0.6 n कोष्ठक में E है, मतलब E में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n है, E कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ पे लिखना है, और प्लस 0.4 n कोष्ठक में T2 है, यानी कि T2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोष्ठक बंद डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस A पाई। यहाँ पे A और पाई जैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में था, A का मतलब वहां पे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि पाई यहाँ औसत युग्मन ऊर्जा एवरेज पेयरिंग एनर्जी होती है। नेक्स्ट, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल तथा डेल्टा टेट्राहेड्रल में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा टेट्राहेड्रल। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है। ये डेल्टा टेट्राहेड्रल बराबर 4/9, 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या इसको 0.45 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल्टा टेट्राहेड्रल की तुलना में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान है वो लगभग दुगने से भी अधिक होता है। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है वो अधिक है, डेल्टा टेट्राहेड्रल है वो कम होता है, और इनके मान लगभग दुगना होता है। किसकी तुलना में? डेल्टा टेट्राहेड्रल की तुलना में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है वो लगभग दुगने से भी अधिक हो रहा है। ये फॉर्मूला आपको है वो याद अवश्य रखना है। अब यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की तुलना में डेल्टा टेट्राहेड्रल का मान कम क्यों होता है, उसके दो कारण। तो इसमें पहला रीजन क्या है? पहला है अष्टफलिकीय संकुलों में लिगेंड Eg कक्षकों के बिल्कुल सामने आते हैं। अष्टफलिकीय संकुलों में आपने पढ़ा है कि लिगेंड Eg कक्षकों के बिल्कुल सामने आते हैं, और जिसके कारण प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी अधिक होता है। जहां प्रतिकर्षण अधिक होगा तो वहां पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी अधिक होगा। जबकि चतुष्फलिकीय संकुलों में लिगेंड किसी भी कक्षक के बिल्कुल सामने नहीं होते हैं। यहाँ पे आपने देखा था कि T2 कक्षक हो या E कक्षक हो, किसी के बिल्कुल सामने नहीं थे। T2 कक्षकों के साथ में यहाँ बॉन्ड एंगल है वो 35 डिग्री और 16 मिनट का बन रहा था, जबकि E कक्षकों के साथ में बॉन्ड एंगल है वो 54 डिग्री और 44 मिनट का बन रहा था, लेकिन बिल्कुल सामने नहीं थे।
जिसके कारण यहाँ प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। इसलिए चतुष्फलकीय संकुलों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो डेल्टा टेट्राहेड्रल है, वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम होता है। दूसरा यहाँ कारण है अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंड धातु आयन की ओर पहुंचते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में आपको पता है कि धातु आयन से 6 लिगेंड है वो बॉन्ड बनाते हैं कॉम्प्लेक्स बनते समय, जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में केवल 4 लिगेंड ही धातु आयन की ओर पहुंचते हैं। अर्थात अष्टफलकीय संकुलों में ज्यादा लिगेंड है वो धातु आयन के साथ धातु आयन की ओर पहुंचते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वहां पे स्प्लिटिंग अधिक हो रही है। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में कम लिगेंड धातु आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये स्प्लिटिंग कम होती है। अतः डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डेल्टा टेट्राहेड्रल की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा डेल्टा टेट्राहेड्रल की तुलना में पाई यानी औसत युग्मन ऊर्जा एवरेज पेयरिंग एनर्जी का मान अधिक होता है चतुष्फलकीय संकुलों में। जबकि अष्टफलकीय संकुलों में 2 कंडीशनें बन रही थी। एक कंडीशन जब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की तुलना में पाई का मान अधिक था और दूसरी कंडीशन जब पाई की तुलना में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल अधिक था। और ये दोनों कंडीशनें वहां पे लिगेंड फील्ड के ऊपर निर्भर कर रही थी, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों के ऊपर निर्भर कर रहा था। लेकिन यहाँ चतुष्फलकीय संकुलों में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ हमेशा डेल्टा टेट्राहेड्रल की तुलना में पाई का मान अधिक ही रहता है, चाहे दुर्बल लिगेंड हो और चाहे प्रबल लिगेंड हो। कोई भी लिगेंड हो यहाँ पर हमेशा उच्च चक्रण संकुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, कभी यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। जबकि अष्टफलकीय संकुलों में 2 प्रकार के यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गए थे। तो यहाँ पर अपन ने आज की क्लास में चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।